वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की सारी बैकग्राउंड डिटेलिंग्स भी दे देता हूँ, जिससे कारण ये वीडियोस आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के लाइक कर सकते हैं अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं और देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स यहाँ पे हैं। सबसे पहले फ्रंट पेज पे अदानी विल्मर एक कंपनी है, अदानी ग्रुप्स की हम बात करेंगे। यहाँ पे अदानी ग्रुप्स से रिलेटेड न्यूज़ है। क्या है कि गौतम अदानी और इनके भतीजे सागर अदानी और इनके एक एग्जीक्यूटिव हैं, इन लोगों पे इंडिक्ट किया गया है। इंडिक्ट का क्या मतलब होता है इंग्लिश में, तो यहाँ पे चार्ज लगाया गया है यूएस डिपार्टमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो आपके यूएसए का है, खास करके न्यूयॉर्क की अगर बात करें तो यहाँ पे न्यूयॉर्क के एक डिस्ट्रिक्ट की तरफ से यहाँ पे चीज़ें निकल के आई हैं कि ये जो हैं फ्रॉड करके यहाँ पे चीज़ें निकले हैं, जिसके कारण इनको क्या हुआ है। तो यहाँ पे बोली जा रही है यूएस के तरफ से कि जो भी इन्वेस्टर थे, इन्वेस्टर मतलब अदानी ग्रुप में जो भी लोग इन्वेस्ट किए थे, इनका जो शेयर होता है अदानी का शेयर। अब अदानी का शेयर कौन कौन सा होता है, अदानी ग्रीन्स होती है, अदानी पावर होती है और बहुत सारा इनका शेयर है। तो उसमें ये लोग इन्वेस्ट किए थे, इन्वेस्ट करने से कुछ फ्रॉड हुआ है, उसी को लेकर के यूएस से इनके ऊपर अरेस्ट वारंट चाचा भतीजे पे और इनके एग्जीक्यूटिव कंपनी पे निकाली है। तो ये थी पूरी संक्षेप में डिटेलिंग। अब यहाँ पे एलिगेटली यहाँ पे प्रॉमिस किया जा रहा है कि $250 मिलियन ब्राइब किया गया है इंडियन ऑफिशियल को। अब यहाँ पे सीधे आएंगे, अदानी ग्रुप्स की बात करी जा रही है तो ये डिनाई कर रहे हैं इस प्रकार के कोई भी आरोप लगाने से। और यहीं पे बात करी जा रही है हिंडनबर्ग रिपोर्ट की। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट यूएस का रिपोर्ट है, यही सर्च करके बताया था कि भारत में इस प्रकार का करप्शन हुआ है। जबकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की सफाई देखने के बाद सेबी की चीफ, अब यहाँ पे सेबी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, माधवी बूच, ये यहाँ पे माधवी बूच जी कहीं कि नहीं नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये पूरा क्लीन चिट मिल जाती है इनको। तो ये कहानी थी। और अब निकल के आ रहा है आंध्र प्रदेश के सीएम और उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी घूस दी गई है, क्या 1750 करोड़ रुपए। जबकि तमिलनाडु मिनिस्टर सेंथिल बालाजी, इनको रिसेंटली अरेस्ट किया गया था, याद करिए वो दिन, आपको पता ही होगा। तो ये भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे कोई लिंकेज है ही नहीं अदानी गुड और तमिलनाडु मिनिस्टर के बीच में। ये तो अपना पल्ला झाड़ के निकल गए, तो फंस जा रहे हैं ये आंध्र प्रदेश के सीएम। उस समय आंध्र प्रदेश के सीएम कौन था, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुई है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पे लॉसेस चल रहे हैं, यहाँ पे 27 बिलियन की अदानी फॉर्म्स की लॉस दिखाई गई है मार्केट वैल्यू में। ये बात तब की है फ्रेंड्स जब अदानी कंपनी ग्रो कर रही थी बहुत तीव्र गति से, इसके शेयर बहुत तीव्र गति से ऊपर जा रहे थे, यानी जो ग्राफ था वो कुछ ऐसे ऊपर जा रहा था। लेकिन अचानक से कंपनी का ग्राफ ऐसे सडन फॉल होता है और जो लोग यहाँ पे परचेज किए होते हैं, यहाँ पे खड़े परचेज किए होते हैं, शेयर मार्केट यहाँ पे आके धड़ाम से गिर जाता है। इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। यानी जो कंपनी का ऑनर है वो अपना शेयर यहाँ पे धड़ाक से निकालता है पैसा कंपनी से और सब शेयर मार्केट यहाँ पे गिर जाती है, इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। अब यहाँ तक पहुँचाने में भी इसका लाभ हुआ और बेचने में भी इसका लाभ हुआ, दोनों तरफ से इसका कंपनी का लाभ हो जाता है, तो ये शॉर्ट सेलिंग बोली जाती है। आप समझ सकते हैं किसका ज़्यादा मुनाफा हुआ होगा। तो ये कहानी थी आपके अदानी ग्रुप्स की। अब यहाँ पे यही बात बोली जा रही है अदानी ग्रीन एनर्जी, और यहाँ पे विड्रोवल बॉन्ड इशू हुआ था तो 600 मिलियन बॉन्ड इशू यहाँ पे विड्रॉ किया गया था। उसी की ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट में ये चीज़ें निकल के आई हैं। आशा करते हैं सारी चीज़ें मैं आपको दे दिया, लेकिन ये सेबी रह जाता है बैकग्राउंड डिटेलिंग, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। स्थापना इसकी रेगुलेटरी बॉडी के रूप में होती है भारत में, और इसकी स्थापना
12 अप्रैल 1988 को हो जाती है एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में, लेकिन बाद में इसको स्टैचूटरी बॉडी बना दिया जाता है बाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1992, 30 जनवरी को। सेबी मैनेज करता है अपने मेंबर को, जो कि इसमें कौन कौन आते हैं, चेयरमैन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है, 2 मेंबर आते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से, 1 मेंबर आते हैं आरबीआई से, रिमेनिंग 5 मेंबर की अगर बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट इनको नॉमिनेट करता है, उनमें से एटलीस्ट 3 की अगर बात करें तो होल टाइम मेंबर भी होते हैं। 1999 में अमेंडमेंट किया जाता है, यानी चेंज किया जाता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। सारी चीज़ें जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सेबी के अंतर्गत आता है, किसको छोड़ के, निधि, चिट फंड और कोऑपरेटिव, इन सब चीज़ों को, 3 चीज़ों को छोड़ के सब चीज़ें लेके आती है। निधि स्कैम भी बहुत बड़ा स्कैम है भारत में। अब यहाँ पे S.A. देव होते हैं, इनको पहला चेयरमैन भारत में बना दिया जाता है 1988 में। तो पहले चेयरमैन से लेकर के रेगुलेटरी बॉडी से लेकर के सफर स्टैचूटरी बॉडी तक इसका सफर तय होता है। और आज में हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चंस लगाता हुआ नजर आ रहा है। तो आप लोगों का क्या मानना है, यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का करप्शन हुआ है कि नहीं, मेरा आपसे प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल है, फेसबुक पे इसको जरूर से शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस चैनल पे आप शेयर इसलिए करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जिसमें मुझे अभी चैनल ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी वर्ल्ड में कंपनी आई हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही हैं। एक रोबोट जो हो गया, उससे आप अगर बात कर रहे हैं तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही उसका सहायता हो गया। यहाँ पे द हिंदू की AI समिट हुई है, कहाँ पर, चेन्नई में हुई है। इसके CEO कौन है, LV नवनीत CEO हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, देख सकते हैं। वर्ल्ड में कई जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट हुई है। इस पे रेगुलेशन क्या बनाना चाहिए, किस हिसाब से यूजेज होना चाहिए, समाज में, सोसाइटी में, कंट्री में किस प्रकार का इसका इस्तेमाल एलाउ करना चाहिए। तो बहुत बड़ा ये ब्रॉड मुद्दा है, कोई छोटा मुद्दा नहीं है। इसको देखेंगे, जब भी ब्रॉड वे में एडिटोरियल आएगी तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, इसी पे आज फोकस करूंगा मैं। ये निकल के आ रहा है दोस्तों, क्या, तो आपका निकल के आया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है और जो CAQM है, तो ये जो सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट अपना, कुछ इस प्रकार के कि जो पैडी खेतों में जलाई जाती है, पराली, जो आपको मैं पहले बताया, वो पंजाब और हरियाणा में कही जाती है कि ज़्यादा जलाया जाता है, जिसके कारण ये चीज़ें हवा के रूप में बह के दिल्ली तक पहुंचती हैं और दिल्ली में एयर का ब्लॉकेज हो जाता है और ये पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो यही है जो CAQM अपना रिपोर्ट यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे इग्नोर किया गया है कि पराली भैया जलाई जाती है जिसके कारण पोल्यूशन फैलता है, लेकिन असल बात ये है ही नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। असल बात ये है कि यहाँ पे इस आर्टिकल में जो बताया गया है, अगर वही देखें तो ये कह रहा है आर्टिकल कि ठीक है, पराली जलाने में हम मान रहे हैं कि पराली जो है जलाई गई है, लेकिन फार्मर तब पराली जला रहे हैं जब सैटेलाइट भारत के ऊपर से ये क्रॉस करके निकल जाती है, तो जिसके कारण यहाँ पे लोग डाटा ले नहीं पाते हैं सैटेलाइट से, और कही जा रही है कि पराली जलाने की मात्रा कम हुई है। लेकिन CAQM ये जो रिपोर्ट अपना बताया, कहा कि पराली जलाने में वृद्धि हुई है, कम नहीं हुई है। उसी इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। इसरो के द्वारा यहाँ पे चीज़ें जो रिपोर्ट दी गई हैं वही बताई गई। तो फार्मर भी चालाक हो गए हैं, तब जलाते हैं जब सैटेलाइट भारत से आगे निकल जाता है, यानी पंजाब से आगे निकल जाता है। उस वाले फील्ड में, जब पंजाब हरियाणा फील्ड वाले में जब नहीं रहता है सैटेलाइट, इधर आ जाता है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब इसी को और डिटेल में देखा जाए तो ये जो भी पराली जलाने के कारण हैं, अगर उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है तो ये तो सरासर गलत है। बहुत सारे चीज़ों की वजह से दिल्ली में अगर कंसिडर करें तो पोल्यूशन है। बात करी जा रही है 19 नवंबर की यहाँ पे, तो देख सकते हैं दिल्ली में किस प्रकार से आकर के सारी की सारी जो विंड का पासेज नहीं हुआ, हवा का पासेज नहीं हुआ, टेम्परेचर मेंटेन हो गया, जिसके कारण यहाँ पे
एक गैस चैम्बर जैसी सिचुएशन निकल के आई थी। पूरे भारत में यहाँ पे पोल्यूशन फैला हुआ है, ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन हाँ कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, लेकिन ये वाला बेल्ट जो है प्लेन एरिया वाला बेल्ट, प्लेन एरियल वाला बेल्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण मचता है। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो उसी चीज़ को दो आर्टिकल को मैं एक जगह पे ला करके समझाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आ रही हैं दोस्तों वो ये कि यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से दिल्ली जैसी सिटी अनइनहेबिटल हो गई, यानी रहने लायक नहीं रही है, यही यहाँ पे बोल रहे हैं एडिटर। तो ये आर्टिकल बहुत ही प्यारा है, इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से हमें देखना पड़ेगा। इस आर्टिकल को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे क्या क्या कहानियां चल रही हैं। बात करी जा रही है विंटर की, अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो गर्मी ही कौन सा सही हो जा रहा है। विंटर में अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है, जो पीक पे आज चल रहा है, तो गर्मी में हीट वेव भी तो आ जाता है। तो गर्मी, समर, विंटर, इन दोनों सीजन को मिला लें तो 365 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा समय पोल्यूशन में चला जा रहा है, जिसके कारण दिल्ली के जो भी गरीब तबके के लोग हैं ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। यही चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। एक्सटेंसिव रिपोर्ट आया था 2023 में, व्यापक तरीके से, जो एक्सपर्ट थे इन इंस्टीट्यूट के, कानपुर, दिल्ली और टेरी इंस्टीट्यूट है, यहाँ से निकल के आया था। तो कहा जा रहा है PM 2.5 का लेवल एपोर्शन अगर देखा जाए तो दिल्ली में इटसेल्फ बढ़ रहा है 2.5 लेवल। अब दिल्ली में ही बढ़ रहा है तो पराली का रोल बहुत कम हो जाता है। WHO की आंकड़ों की अगर सुने तो हर एक ऑर्गन को शरीर के, चाहे किडनी हो गई, हार्ट हो गई, ब्रेन हो गई, लंग हो गई, स्किन हो गई, हर एक ऑर्गन, स्किन भी आपका ऑर्गन है, हर एक ऑर्गन को ये एयर पोल्यूशन इम्पैक्ट डाल रहा है, प्रभाव डाल रहा है। 2.5 जो है आपके ब्लड स्ट्रीम में, लंग के रास्ते पहुंच जाता है, जिसके कारण कैंसर जैसी बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। बच्चों की बात करें तो बच्चों का जो लंग होता है वो डेवलपिंग स्टेज में होता है। तो लंग जो है शुरुआत में कुछ इस प्रकार से डेवलप होता है और बच्चों का लंग धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वो उनको ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा ब्रीथ करते हैं। जो 1 महीने के बच्चे हैं उनकी सांसें बहुत तीव्र गति से चलती हैं, जो 6 महीने 8 महीने के बच्चे हैं उनकी सांसें थोड़ा सा और स्लो। तो इस हिसाब से डेवलपिंग स्टेज में है ये, तो जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम निकल के आ रहा है। आगे बढ़ते हैं इस एडिटोरियल में। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें, कई बार आपको मैं बताया हूँ, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में बैकग्राउंड डिटेलिंग कई बार मैं दिया हूँ, लेकिन फिर भी एक बार और दूंगा मैं। और दूसरी बात, यहाँ पे इस मेजर्स को देखा जा रहा है जहाँ पे AQI 8 पोल्यूशन को कंसीडर करता है। PM10, 2.5, NO2, SO2, CO, O3 जिसे ओजोन बोलते हैं, अमोनिया और लीड जिसे सीसा बोलते हैं, ये सब हवा में मिले हुए हैं और अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग चीज़ों की मॉनिटरिंग होती है। अब यहाँ पे एक स्टेशन रखा गया है क्लाइमेट को लेके, यहाँ पे एक स्टेशन, तो ये मान के चलिए कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल दिया, ये PM 2.5 को करती है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो करे यहाँ पे भी वही कंसीडर करे, स्टेशन की बात कर रहे हैं तो वही हर जगह की मेजरमेंट अलग आ जा रही है। वही AQI ट्रांसफर हो रहा है, कॉम्प्लेक्स एयर क्वालिटी डाटा निकल के आ रहा है, जो हमें समझने की जरूरत है। बात करी जा रही है दिल्ली की, तो 500 प्लस में चल रही थी कई दिनों से दिल्ली, अभी कुछ गिरा है, ऑलमोस्ट 400 के आसपास आई है, लेकिन कम नहीं हुआ है। सही आंकड़ा क्या है, 0 से लेके 50 में आपका हैबिटेबल आता है, लेकिन हम किस पे, हम पूरे साल 300 पे दिल्ली में चलते हैं, इसीलिए दिल्ली को अनहैबिटेबल बताया गया। अक्टूबर से फरवरी में पीक पे चलता है, बताया ही था। समर में इस प्रकार से है, विंटर में इस प्रकार से है, गर्मी में हीट वेव आ जा रही है, तो दिल्ली के गरीब लोग रहे कहाँ। यही सारी चीज़ें एयर क्वालिटी इंडेक्स में बताई जा रही हैं कि ये डोमिनेट कर रहा है पूरे साल। पूरे 30 गुना पतला 2.5 अगर देखा जाए तो हेयर से 30 गुना पतला ये पार्टिकल होते हैं, जो आपके लंग्स में जाकर के ब्लड स्ट्रीम में सीधे पहुंच जाते हैं और कई सारी बीमारी पैदा करते हैं। क्वालिटी ऑफ एयर की बात करें तो प्रतिदिन यहाँ पे घटता ही हुआ जा रहा है। 17 से लेकर के 23 तक 6-7 साल अगर देखें तो AQI की कैटेगरी 6 कैटेगरी में रखा गया है, जो कई बार मैं बताया। गुड की क्वालिटी 0 से 50, सेटिस्फैक्ट्री और मॉडरेट 51 से लेके 200 तक, पुअर से लेके सीवियर 201 एवब। लेकिन आज कितना चल रहा है, 500 प्लस चलता है।
और दिल्ली हमेशा 350 300 से ऊपर ही चलता है, जो रहने लायक है ही नहीं। तो यही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अब आप अपने जीवन की कई सारे दिन को खो देंगे अगर दिल्ली में पूरी ज़िंदगी काटते हैं तो ये क्वाइट रिमार्केबल बात बोली गई है जो सोचने योग्य है। मार्जिनली बात करी जाए आज की अगर सिचुएशन को देखा है, लॉकडाउन जब से लगा था तो ये कोई बहुत थोड़ा सा हल्का बदला था, लेकिन लॉकडाउन में भी ये 200 300 चल रहा था। यही बातें यहाँ पे भी बोली गई हैं। तो लॉकडाउन था वहाँ पे तो पराली या पोल्यूशन नहीं निकल के आया। लॉकडाउन जैसी कंट्री में इंडस्ट्री भी बंद थी तो रोल क्या निकल के आया? लॉकडाउन में भी बहुत हल्का सा बदलाव था, लेकिन वहाँ भी प्रदूषण 200 प्लस चल रहा था। अब यहाँ पे दिल्ली की एयर क्वालिटी इतनी पुअर क्यों है? गवर्नमेंट बार बार यही कहती है कि भैया स्टबल बर्निंग हो रहा है। कहाँ पे? पंजाब, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली एनसीआर में, जिसके कारण यहाँ पे दिल्ली की प्रदूषण बढ़ जा रही है। लेकिन ऐसा है नहीं। स्टबल का मतलब पराली, खेतों में जो धान कटते हैं और बच जाते हैं नीचे वाले पार्ट, वही पराली के रूप में आते हैं। लेकिन ये आधा सच है। पूरा सच क्या है उसको जान लेते हैं। पूरा सच अगर देखा जाए तो नवंबर से लेकर के आपका अक्टूबर नवंबर को आप कंसीडर कर लीजिए, ये फरवरी तक जो ठंडी का महीना आता है, विंटर का, उसमें जाकर के ये पीक पे आ जाता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा रोल प्ले करता है। एक्यूआई की बात करें अगर तो हाइपोथेटिकल सिनेरियो यानी काल्पनिक बातें थोड़ी सी इसमें गढ़ी गई हैं, वो कि जीरो स्टबल बर्निंग बेंचमार्क 300 पे है। मान लीजिए अगर स्टबल बर्निंग यानी पराली जलाएं ही ना, तो जो बर्निंग होती है किस चीज़ की? पराली की, तो भी यहाँ पे 300 के आसपास आ रहा है। तो पराली का रोल ही क्या है? क्वेश्चन मार्क उठा रहा है। दूसरा ये कह रहा है कि स्टेबल बर्निंग आप खत्म कर देंगे तो ये तो रहेगा ही। इसलिए यूनियन टेरिटरी को कोई स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी को एक दूसरे पे दोषारोपण नहीं करना चाहिए। क्या फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स में? स्टेबल बर्निंग का क्या रोल है वो देखेंगे। तो पहले ही बताया, ये सब जो इंस्टीट्यूट हैं, आईआईटी कानपुर, दिल्ली, टेहरी, ये सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पे इसी पे फोकस कर रहे हैं कि जो भी कार, बस, ट्रक यहाँ पे दिल्ली में आ रहे हैं वो ज़्यादा प्रदूषण कर रहे हैं। इनका रोल लगभग 60% है, जो PM 2.5 का इमिशन निकल के आ रहा है। यही पार्टिकल है जो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बीमारी यही पार्टिकल देने वाली है। PM 2.5 की बात कर रहे हैं। 24% की बात कर रहे हैं तो जो गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, टायर घिसता है, उससे कार्बन का इमिशन निकल के आ रहा है। जो प्राइवेट कार, मोटरसाइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन सबको हमें क्लीनर एनर्जी देनी पड़ेगी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी अच्छे से देनी पड़ेगी। ये नहीं कि मान लीजिए ये मेन रोड है, मेन रोड से हम थोड़ा सा निकले, यहाँ पे भी अच्छी सर्विस है लेकिन इस गली में अच्छी सर्विस नहीं है, तो यहाँ पे क्या पतली सकरी है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा फॉसिल फ्यूल पे चलाया जा रहा है तो भी प्रॉब्लम निकल के आएगी। ये नंबर ऑफ व्हीकल रोड पे बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हैं, तो इसको हमें क्लीन एनर्जी पे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे यही बातें बोली जा रही हैं। विंटर इतना वर्ष क्यों है, इसको अगर देखें तो यहाँ पे 3-4 प्रकार का रोल पड़ेगा। पहला टेम्परेचर, दूसरा उसके बाद विंड और रेनफॉल। टेम्परेचर, विंड एंड रेनफॉल अपना रोल प्ले करता है, जिसके कारण दिल्ली में यहाँ पे प्रदूषण हो जाती है। जब भी हम इन तीनों की बात करें, इन तीनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। कैसे, उसको समझेंगे। पोल्यूशन की अगर दिल्ली की हम बात करें दोस्तों, तो इमिशन होता है जिसके कारण प्रदूषण मचता है। तो मेट्रोलॉजिकल फैक्टर यहाँ पे ये है टेम्परेचर, विंड और स्पीड और रेन। ये कुछ विंड की डायरेक्शन और टेम्परेचर, तीन चीज़ों को यहाँ पर मैं बताया क्या है। हॉट एयर की बात करी जा रही है और लाइटर एयर की बात करी जा रही है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो यहाँ के नीचे का हवा है गर्मी पाकर तुरंत ऊपर उठ जाए, उसका वेट हल्का हो जाता है, लाइटर वेट उसको बोला जाता है। वहीं पे अगर ऊपर जाता है तो फिर रिसाइकल होकर नीचे आता है, वो ठंडा एयर होता है, वो ग्राउंड पे नीचे आ जाता है। तो वो जब तक ग्राउंड पे आता है तो अपने साथ बहुत सारा PM 2.5 लेके आता है, जिसे हम आज के डेट में स्मोग नाम दिए हैं। आपका पर्टिकुलेट मैटर PM 2.5 प्लस आपका धुआं, फ्यूम, स्मोक, ये दोनों मिलके स्मोग बनाते हैं। जो यही स्मोग है जो लंदन में एक समय में 1850 और 19वीं सेंचुरी में कई हजार लोगों की, लाखों लोगों की जाने लिया था। तो यही सारी बातें बोली गई हैं, वो बाद में ट्रैप होके पोल्यूटेंट का काम
करती हैं और ग्राउंड पे आकर के वो चिपक जाती हैं। अब इस सीजन में अगर बात करें नवंबर में, तो ज़्यादा तेज हवाएं नहीं चलती हैं, बारिश नहीं होती है, ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं आता है, जिसके कारण ये ट्रैप हो जाती हैं दिल्ली वाले बेस में। इसीलिए दिल्ली को यहाँ पे गैस चैम्बर से तुलना करी गई है। तो ये पोल्यूटेंट निकल के आते हैं और PM 2.5 और 10 जो निकलते हैं गाड़ियों के व्हीकल से, वो ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ पे रेन की कोई संभावना नहीं होती ठंडी में अभी, तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन मच जाती है। अब रेन की बात करें तो जब रेनफॉल होता है जुलाई सितंबर में, तो वहाँ पे कुछ हद तक चीज़ें घटती हैं, वार्मर एयर आती है, उसके भी चीज़ें घटती हैं, लेकिन अभी ठंडी वाले सीजन में ये सब चीज़ें नहीं होती, तो कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है। यहाँ पे इम्पैक्ट की अगर बात करें तो इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये WHO यही रिकमेंड कर रहा है, हर एक ऑर्गन बॉडी आपका पोल्यूट होगा और आपको हर प्रकार से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें क्या आते हैं किडनी, लंग, हार्ट, कैंसर, ब्रेन प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, कैंसर प्रॉब्लम, सब चीज़ आपको हो सकती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आ जाती हैं। लैंसेट प्लैनेट हेल्थ जर्नल रिपोर्ट में यहाँ पे ये मेडिकल रिपोर्ट बहुत ज़्यादा निकालता है लैंसेट। यहाँ पे यही बताया है कि 1.6 लगभग 16 लाख लोगों की डेथ भारत में हुई है। किस सन में? 2019 में। ये पोल्यूशन के कारण हुआ है और ये 1 आउट ऑफ 10 डेथ को कंसीडर कर रहा है कि एम्बिएंट पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 को दे रहा है। ऑल इंडिया लेवल पे यहाँ पे कार्य करने की जरूरत है, ये बातें। अब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आ जाता है बात, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है बैकग्राउंड डिटेलिंग। यह एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। 9 रीजनल डायरेक्टोरेट ऑफिस हैं। 22 सितंबर 74 को स्थापना करी जाती है। किस एक्ट के अंतर्गत? 1974 में एक एक्ट आता है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट। इसी एक्ट के अंदर इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है, लेकिन ये पावर लेता है किस एक्ट से? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981। तो यहाँ से पावर लेता है, स्थापना इस वाले एक्ट से होती है। बोर्ड जो है इन्वायरमेंटल असेसमेंट करता है, देखता है, रिसर्च भी करता है। फंक्शन यहाँ पे दोनों नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और यूनियन टेरिटरी के लेवल पे आके करता है। NAMP नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम चलाया है। एयर, वाटर, नॉइज, म्यूनिसिपल वेस्टेज किस प्रकार से पॉल्यूट कर रही हैं, ये देखता है। तो ये थी डिटेलिंग। कुछ इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट्स भी हैं जो आपको याद होने चाहिए। वाटर का एक्ट हो गया, ये वाटर सेक्स एक्ट हो गया, और ये एयर का एक्ट हो गया, फॉरेस्ट का, इन्वायरमेंट का, पब्लिक लायबिलिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का हो गया। सारे से क्वेश्चन पूछा है, ऐसा कोई भी नहीं है जो क्वेश्चन नहीं है, सारा का सारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो ऐसे ही है। यहाँ पे अगर आगे बढ़ें तो दिल्ली की जो डेथ चीज़ें हैं, तो हाउस होल्ड की पोल्यूशन अगर देखा जाए तो वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं नेग्लिजिबल कर दी जाती हैं, इज नेग्लिजिबल कंपैरिजन टू द इंडियन एवरेज। भारत की जो एवरेज पॉपुलेशन पोल्यूशन है उसकी तुलना में अगर देखें तो PM 2.5 और 10 को यहाँ पे थ्रू आउट ईयर अगर कंसीडर कर रहे हैं तो हेल्थ इम्पैक्ट यहाँ पे बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा टारगेट गरीब और मार्जिनाइल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन इंडिया, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट इन दिल्ली। तो ये चीज़ें हो रही हैं दिल्ली में, क्योंकि गरीब लोगों के पास ही, पुअर पीपुल के पास क्या नहीं है? एयर प्यूरिफायर नहीं है भैया, रहने के लिए घर नहीं है, रोड पे जो लोग रह रहे हैं उनका सोचिए। अब ये तो ह्यूमन की बात हो गई, जो एनिमल है उनका सोचिए। एनिमल गर्मी में कैसे रहता है जब 50 डिग्री सेल्सियस आप पहुंचा देते हो, तो ये कैसे रहेगा? क्या इसको सांस लेने के लिए कौन सा मास्क आप दे रहे हो? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं। अगर आप इतना डीपली और इन डेप्थ सोचते हो तो हर प्रकार के लोग, चिल्ड्रन से लेके वुमेन से लेके सारे लोगों को प्रॉब्लम निकल के आ रही है। इसका सोल्यूशन यही है, वेहिकुलर प्रॉब्लम को कम कर, वेहिकुलर ट्रांसपोर्टेशन को कम करना, पब्लिक का इस्तेमाल करना, और जो व्हीकल चल रही है वो क्लीन एनर्जी से चले। इसी प्रकार से दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया गया, जो पहले ही बताया। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इट इज़ नॉट एन एग्जीग्रेशन, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब इसको हम अपने बच्चों को यहाँ पे रहने नहीं दे सकते। उनकी ज़िंदगी अगर कोई पूरे जीवन रह रहा है तो 10 से 12 साल यहाँ पे दिल्ली में कम हो जाएगा। कही जा रही है कि यहाँ पे 20 से लेके 60 सिगरेट तक अपने अपने मौसम में जो बदल जाता है, आप स्मोक कर रहे हैं। अगर आप स्मोकर नहीं है तो भी 20 सिगरेट 40 सिगरेट कर ही रहे हैं। ये दिल्ली की परिस्थिति है। तो इस प्रकार से पानी छिड़काव और वाटर गन
जो हो रही है, पानी छिड़काव हो रही है, हेलीकॉप्टर से पानी छिड़काव की बात चल रही है, वो समाधान परमानेंट नहीं है। समाधान परमानेंट यही है क्लीन एनर्जी लाने की, और जो भी व्हीकल दिल्ली में इंटर कर रही है वो क्लीन एनर्जी पे चले। क्लीन एनर्जी पे चलने के बावजूद भी यहाँ पे आगे अगर बात करें तो जो व्हीकल का टायर है उससे भी तो निकल के आ रही है क्या, इमिशन, तो वो भी एक चिंता का कारण निकल के आ रही है। अब बीजेपी गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी एक दूसरे पे दोषारोपण करती हैं कि ये नहीं कार्य कर रही हैं, ये कहती हैं ये नहीं हेल्प कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगी। सही मायने में पॉलिटिकल विल चाहिए यहाँ पे, बहुत सेंसिटिव इशू है। दोषारोपण करने से बचिए क्योंकि दिल्ली के सिटी के लोग ही फेस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम। अब डिटेलिंग की बात करें तो कितनी डेथ हो रही है यहाँ पे, सांस जो ले रहे हैं, ये भी अगर देखा जाए तो बहुत बुरा कंडीशन हो रहा है PM 2.5 और 10 को अगर कंसिडर करें। क्वालिटी ऑफ एयर साल में कितने साल रहता है, तो 2020 में यहाँ पर देखा जाए तो मात्र 2 दिन यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एयर होता है। पूरे साल में 365 दिन में 0 से 50 अगर देखा जाए तो मात्र 2 दिन ही होता है, बाकी सारे दिन वेरी पुअर और सीवियर कैटेगरी में हम लोग चलते हैं। स्टबल बर्नी से कोई खास फर्क तो होता नहीं है विदाउट, तो यहाँ पे देख सकते हैं वही बातें हैं। WHO के आंकड़ों के अनुसार 50 से कम होना चाहिए, लेकिन हमेशा 200 प्लस ही हम लोग पहुंचे रहते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ बात करी तो कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल दिल्ली के पोल्यूशन में, AQI 300 प्लस जो निकल के आता है, तो देख सकते हैं जुलाई से सितंबर में जो बारिश का महीना होता है कैसे नीचे है। वहीं पे विंड का रोल, जब हवाएं चलती हैं, बारिश होती है, तब भी निकल के आता है, कम हो जाता है AQI। रेनफॉल जब होता है यहाँ पे जुलाई से दिसंबर तक, तो भी कम निकल के आता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको रोल प्ले करता है जब भी यहाँ पे ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। डेथ की बात करी जा रही है तो दिल्ली में 0.4 लोगों की डेथ हो रही है, 3.6 यहाँ पे इन लोगों की डेथ हो रही है। तो हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से दिल्ली का कंट्रीब्यूशन चल रहा है। 49.4% अगर करें तो वही कूलर से निकल के आ रही है, जो देख सकते हैं। उसके बाद देखा जा रहा है टायर, जो गाड़ियों में ब्रेक सिस्टम होती है और टायर उनके घिसते रहते हैं, जिसके कारण कार्बन 2.5 का इमिशन हो रहा है। 24% ये आंकड़ा है। कोल और फ्लाई एश 14% हो रहा है। कोयला की बात करें तो LPG SIA 11%, म्यूनसिपल गार्बेज वेस्ट इन सबों का, सॉयल रोड डस्ट 4% आ रहा है। सबसे ज़्यादा यही चीज़ें हैं जो आपको मुझे बतानी थी, व्हीकल, टायर ब्रेक, कोल। PM 2.5 मोनू और अमाया, मोनू एक लड़का है और उसकी ये मम्मी है, तो ये बच्चे पे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, माँ पे इम्पैक्ट कर ही रहा है। तो बच्चे जो डेवलपिंग स्टेज में हैं उनका ज़्यादा एक्सपोजर इस चीज़ को निकल के आ रहा है, और अमाया इनका थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन इनको भी रहा है। तो यही डाटा यहाँ पे निकल के आ रही है। आशा करते हैं जो चीज़ें अभी आपको मैं बताया वो समझ में आया होगा बैकग्राउंड डिटेलिंग के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी, इसको भी यहाँ पे देखेंगे, इस आर्टिकल को भी इसी से जोड़ के देखेंगे। COP29 की मीटिंग हुई है कहाँ पे, अजरबैजान बाकू सिटी में हुई है। तो अजरबैजान बाकू सिटी में COP29 कन्वेंशन ऑफ पार्टी 29 की मीटिंग हुई है, जिसमें सीधे सीधे ये बातें बोली गई थी कि एक फिनेंशियल फंड होगा जो यहाँ पे डेवलपिंग नेशन को पैसे के रूप में देगा। क्यों देगा, तो वो फॉसिल फ्यूल जो इस्तेमाल कर रहा है उसके जगह पे रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, यानी ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करेगा। तो कम करेगा, कैसे कम करेगा, तो आपको पैसे देना पड़ेगा ना, तो पैसे दे ही नहीं रहे हैं। COP29 भी यहाँ पे इलूसिव एग्रीमेंट निकल के आया, कोई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल निकल के नहीं आया, क्योंकि यहाँ भी G20 नेशन पे पैसे देने का थोप दिया गया, और इसमें अफ्रीकन यूनियन को भी डाल दिया गया। इंडिया जैसी कंट्री है जो इमर्जिंग है, तो बहुत सारे लिस्ट डेवलप्ड नेशन हैं। अफ्रीकन यूनियन में टोटल 55 कंट्री हैं। तो अब बताइए, इनसे पैसा आप लीजिएगा तो ये क्लाइमेट कैसे डील होगा, जबकि सही मायने में जो डेवलपिंग कंट्री हैं वही प्रदूषण मचा के गई हैं। तो यहाँ इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है, इस आर्टिकल में बात करी जा रही है EHRA की, इन्वायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी बनाइए, और भारत में ये कार्य करेगा लोगों को
तो कंट्रोल करेगा, उनका हेल्थ पॉल्यूशन कंट्रोल करेगा। ये हर एस्पेक्ट को डील करने की बात करी जा रही है। तो ये भारत में अगर बनेगा तो ये कहीं ना कहीं पॉल्यूशन और हेल्थ दोनों चीज़ें लोगों की सही होगी, यही इस आर्टिकल में बोल रहा है। एनसीडी डिजीज जो हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोल रहे हैं, तो हर प्रकार से रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, मेटाबॉलिक डिजीजेज, प्रेगनेंसी और चाइल्ड ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटल प्रॉब्लम, सब चीज़ें हो रही हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अगर बात करें, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है, तो यही चीज़ें यहाँ पे इंटीग्रेटेड तरीके से चलनी चाहिए। यहाँ पे अगर बात करें सही प्रकार से, तो जर्मनी में भी इस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं, जापान में भी चल रही हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें आईसीएमआर, तो रोल तो प्ले कर रहा है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, लेकिन हमें ज़रूरत किस चीज़ की है? ईएचआरए, एक ऐसी एजेंसी जो इंटीग्रेटेड हो, जुड़ी हुई हो लोगों के हेल्थ से और पॉल्यूशन से, दोनों से जुड़ी हुई हो, तब जा करके हम इन चीज़ों को कम कर पाएंगे और सही मायने में लेकर के चल पाएंगे। बात करी जा रही है इसकी अकाउंटेबिलिटी और चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस रहेंगे ही अगर इस प्रकार की चीज़ें हम बनाएंगे तो, लेकिन हमें टैकल करना है तो चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। तो ये थी सारी डिटेलिंग, आशा करते हैं अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की बात करी जा रही है, BIT की। तो इंडिया और अरब में ये ट्रीटी हुई है। इससे पहले भी एक ट्रीटी थी, मॉडल BIT 2015 में। इस ट्रीटी में यही बातें बोली गई हैं कि इंडिया जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी प्रैक्टिस कर रहा है यहाँ पे, वो इंडिया की ऑनगोइंग नेगोशिएशन है, जो यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन के साथ भी यहाँ पे होनी है। अब दूसरी बातें ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे कि UAE कंट्री भारत में आके इन्वेस्टमेंट करेगी, तो वो ट्राइब्यूनल के तहत जाएगा और उसका स्टेट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएगा, नियम बनाएगा, किस हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जुडिशरी को कैसे टैकल करना है, स्टेट कैसे टैकल करेगा। सीधे सीधे इन्वेस्टर वहाँ पे स्टेट के अंतर्गत चीज़ें आएंगी। यही अंतर है इन दोनों मॉडल में, बहुत छोटा सा बीट ऑफ चेंज अंतर है जो मुझे आपको बतानी थी। यहाँ पे एक टर्म है, उसको भी हम आपको समझाएंगे। उस टर्म का मतलब है ISDS। ये ISDS क्या कह रहा है यहाँ पे? तो कहीं ना कहीं कह रहा है कि इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट। तो इसको यहाँ पे देखा जा रहा है कि किस प्रकार से रिड्यूस करेंगे, कोई भी अगर चीज़ें प्रॉब्लम होगी तो ट्राइब्यूनल के तहत आकर के ये सेटलमेंट हो जाएंगी। तो अब चीज़ें फंसेंगी नहीं, तो स्टेट अगर रेगुलेटरी है तो ये चीज़ें जल्दी से जल्दी समाधान होगी, तो इन्वेस्टर भी अच्छे खासे आएंगे। बस यही थोड़ा सा चेंज था जो आपको बताना था। आगे बढ़ते हैं, कंसेंसस की बात करी जा रही है, जो अभी आपको मैं पहले ही बताया। न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल कई बार बता चुका हूँ, बस X नाम दिया गया है। इस X का क्या मतलब कि X अमाउंट ऑफ रुपी हम इन्वेस्ट करेंगे। अब X मतलब क्या, कुछ बताया ही नहीं गया। किसमें? कन्वेंशन ऑफ पार्टी 29 में X का नाम दे दिया गया। बात करी जा रही है पेरिस एग्रीमेंट की, जो 2015 में हुआ था। यहीं पे 1.5 डिग्री सेल्सियस फिक्स किया गया था बिलो प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो हम तो इसको फॉलो कब करेंगे? तो पैसा लगेगा ना भैया। 100 बिलियन टारगेट रखा गया था 2025 तक, ये दिया जाएगा डॉलर। किसको? डेवलपिंग नेशन को, लिस्ट डेवलप्ड कंट्री को, LDC को। लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ें दिए, ये X ट्रिलियन तक अब पहुँच गया है। देखते हैं 25 से 35 तक क्या आ रहा है, ये X का क्या मान है। इन्होंने सीधे लिख दिया X रुपी। अब बताइए ये X कितना होगा, कुछ फिक्स ही नहीं है। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के इलेक्शन हुआ था, जिसमें एक पुलिस वाले ने एक महिला पे गन तानी थी। अब ये राइट टू वोट का भी हनन है फ्रेंड्स, राइट टू इक्वालिटी का हनन है ये फ्रेंड्स। तो ये कहीं ना कहीं राइट टू फ्रीडम का हनन है फ्रेंड्स। तो इसका हनन करते हुए ये पुलिस साहब पाए, इनको काफ़ी करप्ट ऑफिसर बताया गया। 1 लाख रुपया घूस लेते हुए ये व्यक्ति पाया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको सस्पेंड भी किया गया। तो सस्पेंड करना ही समाधान नहीं है, यह तो एक क्राइम हुआ कि आप वोट डालने वाले व्यक्ति पे गन तान के बैठे। इन्हें कम से कम पनिशमेंट मिलना चाहिए, मेरा ये मानना है। ये नौकरी से हाथ धो बैठे, ये पनिशमेंट नहीं है। या फिर कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर देना, ये पनिशमेंट नहीं है। इन्होंने क्राइम किया है, गन दिखाया है महिलाओं को, तो ये क्राइम है। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी डिमांड कर रही है 4 सीटों पे जहाँ पे वोट बैंक को हैम्पर किया गया था गन दिखा करके, उन जगहों पे पैरामिलिट्री फोर्स लगा करके फिर से इलेक्शन कराया जाए। कौन कौन सा जगह है? तो मीरापुर, करंडाकी और कटेहारी और शीशमाऊ, 4 असेंबली में यहाँ इस प्रकार से चीजें
हुई हैं जो यहाँ पे बोली जा रही है। देखते हैं क्या चीजें निकल के आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। रॉक कट फुटप्रिंट्स यहाँ पे दिखाया गया है। ये ह्यूमन फिगर यहाँ पे कुछ मिले हैं। अब ह्यूमन के कुछ फुटप्रिंट्स यहाँ पे देख सकते हैं। ये कहाँ पे मिले हैं? जो मेगालिथिक पीरियड के माने गए हैं। इनको खुदाई में पाया गया है किसी के घर में, प्राइवेट प्रॉपर्टी में। वो केरला के कन्हीरापुआइल एक जगह है। तो कन्हीरापुआइल जगह पे ये चीजें मिली हैं जो 24 पेयर प्री हिस्टोरिक फुटप्रिंट्स ह्यूमन फिगर यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी मिली है। अब बात आएगी ये नहीं कि कहाँ पे कैसे कितने मिले हैं, बात आएगी मेगालिथिक की। तो चलिए बैकग्राउंड डिटेलिंग देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा दोस्तों। मेगालिथिक बात करें तो इसका मतलब होता है, मेगा मतलब बड़ा, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, यानी बड़ा स्टोन। अब ये बड़ा स्टोन क्यों बना जाता है? तो लोगों को दफनाने के लिए बड़े बड़े स्टोन का प्रयोग किया जाता है। उनका विश्वास था कि एक ऐसी दुनिया है जो मरने के बाद भी ये चीज़ें उन तक पहुंचती है, इसीलिए उनसे जुड़ी कोई भी उनके सब यूटेंसिल हो, बर्तन हो, उनके कुछ मटेरियल हो जो उनसे जुड़े हुए हों, वो वहाँ पे रख के उनके नीचे दफना देते हैं या फिर उनके बगल में या फिर ऊपर, इस प्रकार की चीज़ें रख देते हैं। और इसी को ग्रेव का नाम दिया जाता है, यानी जो ग्रेव बरियल बनाई जाती है जिसमें लोगों को दफनाया जाता है, तो इसी को ग्रेव का नाम दिया गया है। तो उस समय उनको पता चल गया था, जिसके कारण ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। इसी सिस्टम को मेगालिथिक कल्चर बोला गया है। ये सबसे ज़्यादा मेगालिथिक कल्चर साउथ इंडिया में है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नॉर्थ इंडिया में नहीं है। नॉर्थ इंडिया में है, लेकिन विदर्भा वाले रीजन में है, सेंट्रल इंडिया में है, लेकिन बहुत कम है, वहाँ पर भी है। तो नॉर्थ साउथ दोनों में है, और इसको साउथ इंडिया का ही यहाँ पे बात बोला जाता है। जब भी मेगालिथिक का बात बोले तो ज़्यादातर साउथ इंडिया को ही डिनोट किया जाता है। मेगालिथिक ये स्पेसिफिक कल्चरल आइडेंटिटी को डिनोट करता है, क्योंकि इस समय लोग समझ गए थे कि आदमी को ऐसे नहीं छोड़ना है, उसका अंतिम संस्कार करना है। तो जिसके कारण उसका जो भी प्रिय ऑब्जेक्ट था उसके पास रख देते थे। कितने लोग कुत्ते भी रख देते थे, बर्तन, हंडी जो भी मिलता था उसके अगल बगल रख देते थे कि लाइफ आफ्टर डेथ उनको पता चल गई थी। लेकिन क्या होती है लाइफ आफ्टर डेथ, हमें तो आज भी नहीं इस बारे में पता है। 1851 में और 62 में बात करें तो कर्नल मीडो टेलर ने कर्नाटका के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में खुदाई की थी, जो इस प्रकार की बरियल प्राप्त हुई थी। अलेक्जेंडर रिया तमिलनाडु में खुदाई किए थे। मॉर्टिमर व्हीलर का नाम सभी लोग जानते हैं। तो ये एक्सकवेट किए थे ब्रह्मागिरी हिल, जो कर्नाटका के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से दिखती थी ये कुछ। ये तो यूरोप की है फ्रेंड्स, लंदन की, लेकिन ये अपने साउथ इंडिया की पिक्चर है। ये अपने लखनऊ की पिक्चर है, ये भी साउथ इंडिया की पिक्चर है। तो कुछ इसी प्रकार से पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट 40 प्रकार से मेगालिथिक स्टोन पाए जाते हैं। इसी को मेगालिथिक स्टोन, ये बहुत बड़े बड़े स्टोन है फ्रेंड्स, उठा के रखना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन उस समय देखिए ये बरियल है और इसके नीचे लाशें होंगी, इसके नीचे लाशें होंगी, इसके नीचे लाशें होंगी। तो ये लखनऊ का है, इसके नीचे लाशें होंगी। तो बहुत अच्छे से ये लोग समझ में आ गया था इन लोगों को कि कुछ तो है, आदमी अगर मर रहा है तो इस प्रकार से ये चीज़ें रखते थे और इसी को मेगालिथिक स्टोन बोलते हैं। भारत में भी साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो भारत का जो अगर बात करें तो ये 1000, इसका टाइम पीरियड कितना है, 1000 BC से लेके 100 AD एनो डोमिनी यानी ईसा पूर्व से लेके यहाँ पे आज का अगर परिदृश्य देखें तो 100 AD तक है। ये भारत का है बस, इंडिया का। लेकिन यहीं पे अगर यूरोप में हम बात करें तो 4500 BC पहले से यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, 2500 BC तक ये चीज़ें यहाँ पर चली हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन अगर टाइप्स की बात करें तो ये किस किस प्रकार के टाइप, लगभग 40 प्रकार का मेगालिथिक है। तो इम्पोर्टेंट ये रहा, मेनहीर टाइप्स बोलते हैं, केयर टाइप्स, हुड स्टोन टाइप, अम्ब्रेला टाइप, डॉलमेन टाइप, रॉक कट टाइप्स भी होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है। तो कुछ इस प्रकार का कल्चर था जो आपको मुझे बताना था। आशा करते हैं ये जो चीज़ें आपको दिया वो समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। यहाँ पे निकल रहा है कि वर्ल्ड फिशरी डे कब मनाया जा रहा है, तो 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरी डे मनाया जाए। कहाँ पे, यहाँ पे एक पिक्चर थी, जो पिक्चर कहाँ की है, ये पिक्चर है आपके विशाखापट्टनम की। बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी है फ्रेंड्स। तो वर्ल्ड फिशरी डे कब मनाया जाता है, ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पे
चलेंगे हम रणथंभौर नेशनल पार्क। ये पार्क आपके भारत के राजस्थान वाले राज्य में स्थित है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, राजस्थान में कितने नेशनल पार्क हैं, किसने टाइगर रिजर्व हैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जो लोग रणथंभौर से देख रहे हैं वो तो जरूर से जरूर यहाँ पे लिखें। बात करी जा रही है रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर और ह्यूमन के कॉन्फ्लिक्ट की। तो यहाँ पे बातें निकल के आ रही हैं कि एक ऐसी टेरिटरी है, ये मान के चलिए ये नेशनल पार्क है। तो नेशनल पार्क में बहुत सारे, ये कोर हो गया, ये बफर हो गया, ये ट्रांजिशन हो गया, कुछ जोन। तो कोर जोन में एंट्री नहीं अलाउ है, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन, इसमें आदमी जा सकता है। तो जो बफर जोन है अगर बात करें तो इस वाले जोन में अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर कम हो गए तो वहाँ पे जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं वो कम हो जाएंगे। प्राइमरी प्रोड्यूसर घास पत्ती से है और प्राइमरी कंज्यूमर हिरन से है, यहाँ पे शाकाहारी एनिमल से है जो इनको कंज्यूम करते हैं। तो अगर प्राइमरी कंज्यूमर कम हो गए तो इनकी खाने की चीज़ें जंगल में घट गई। अब जंगल में जब खाने की चीज़ें घट गई तो यहाँ पे सेटलमेंट है, विलेज। तो ये किधर को आएंगे टाइगर, यहीं विलेज पे आएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास काऊ है, आपके पास एलिफेंट है, आपके पास भैंस है, आपके पास बकरी है, इस पे अटैक करेंगे। कुत्ता है तो इस पे अटैक करेंगे। तो इसीलिए ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो आप अगर समझे होंगे कि फॉरेस्ट की कटाई रुकेगी तो आपकी भी जान बचेगी। तो यही कहानी है, ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है। रिसेंटली एक आदमी को एक शेर ने मार दिया तो आदमी और गांव वाले मिलके बाघ को भी मारे हैं। ये आपका कहानी यही से निकल के आ रहा है, राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क। यही वो इनका बच्चा है और इनके हस्बैंड का यहाँ पे डेथ हो गया। तो यही कहानी है, उलियाना विलेज है सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे कहानी निकल के आई है। अब यहाँ पे शेर की बात हो रही है तो NTCA को छोड़ना यहाँ पे गलत हो जाएगा। बैकग्राउंड डिटेलिंग देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्थापना करी जा रही है इसकी दिसंबर 2005 में। टाइगर टास्क फोर्स रिकमेंड करता है कि ऐसा कुछ बनाओ क्योंकि यहाँ पे टाइगर का पॉपुलेशन देश में बहुत तीव्र गति से घटने लगा है। हम लोग बंगाल टाइगर वाले पॉपुलेशन रखते थे लेकिन उनकी पॉपुलेशन एकदम घट चुकी थी। 1973 में यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है 1973 में और वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर WWF की सहायता मिला से हम एक टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं 1973 में। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आया है दोस्तों। पलामू नेशनल पार्क, कुछ 9 नेशनल पार्क उस समय हुआ करते थे और 9 टाइगर रिजर्व को टारगेट करके ये चीज़ें लाया गया था। NTCA की बात करें तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये एक सेंसस कंडक्ट कराता है, मतलब जनगणना। हर 4 साल में जानवरों की, टाइगर की कितनी है। 2018 में 2967 थे, एवरेज पॉपुलेशन है ये। 2022 में बढ़ के 3682 हो गए, जिसमें MP में सबसे ज़्यादा है। MP में कितने हैं अगर बात करें तो MP में 524 हैं, कर्नाटका उसके बाद आता है, फिर उत्तराखंड, महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। 2024 में अगर बात करें तो 56 टाइगर रिजर्व हैं, रिसेंटली डेजिग्नेट किया गया है। और 2024 में देखा जाए तो गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है, इसको 56 टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो ये थी पूरी बैकग्राउंड डिटेलिंग। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस आदमी को और इस आदमी को, दोनों को, और एक और हमास ग्रुप को, दोनों को, यहाँ तीनों को अगर देखा जाए तो अरेस्ट वारंट निकाला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कई बार इसकी डिटेलिंग दिया हूँ इसलिए आज नहीं दे रहा हूँ। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और वहाँ के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, जो वार क्राइम चल रहा है इजराइल के अंदर पैलेस्टीनियन है, वो अपनी कंट्री का इंडिपेंडेंट मांग कर रहे हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। तो अभी रिसेंटली अगर बात करें तो इन लोगों पे जो गाजा पे हैं, जहाँ पे पैलेस्टीनियन पीपुल रह रहे हैं, तो ये नॉर्थ वाले गाजा की हम बात कर रहे हैं। टारगेट किया गया हॉस्पिटल, स्कूल, वेलफेयर एक्टिविटी जहाँ हो रही है, सोशल सोसाइटी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो
उसको टारगेट करके इजराइल यहाँ पे बमबारी कर रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा मृत्यु किसकी हो रही है? 20,000 प्लस यहाँ पे चिल्ड्रेन प्लस वुमेन की मृत्यु हो रही है। टोटल अगर बात करें तो 45,000 के आसपास लोगों का डेथ हो चुका है, केवल मिसाइल से ही ये लोग टारगेट कर रहे हैं। अब अगर बात करें इनकी, तो आईसीसी कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हमास के जो लीडर हैं उनके ऊपर भी किया था। कुछ हमास के लीडर ऐसे थे जैसे इस्माइल हनिया और यहाँ सिनवार, जो लोग इजराइल के वार में मर गए, उनके ऊपर भी वारंट था, लेकिन उनके ऊपर से वारंट ऑफ हटा लिया गया। तो ये भैया ऐसा आदमी है जो हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मानवता को कितना नीचे ले जा करके ये व्यक्ति रख सकता है। ये इस व्यक्ति को पूरे वर्ल्ड से आदमी, जो भी आदमी अगर ह्यूमन बीइंग होगा तो सोचेगा ही सोचेगा। ये अपनी आइडेंटिटी को इतना देख रहा है, तो क्या पैलेस्टीनियन की आइडेंटिटी प्रश्न नहीं उठती? पैलेस्टीनियन पीपुल ही थे ये पहले, अगर बात करें तो। बाद में इजराइल का ऑक्यूपेशन हुआ है वो 1948 से 67 में बहुत भयंकर युद्ध होता है और तब ये ऑक्यूपाई कर लेता है। तो यहाँ पे इन लोगों के लिए अरेस्ट वारंट आ गया है। हालांकि बात करी जाए तो अदानी जी के लिए भी आ गया है, वो अलग बात है, भारत अरेस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। आशा करते हैं जो चीज़ें आपको समझाया वो समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कई सारे लोगों की फिर से गाजा में इजराइल ने अटैक किया है एयर स्ट्राइक से, और हॉस्पिटल को टारगेट किया है, तो 22 लोगों की मृत्यु हो रही है। आप देख सकते हैं कि इस हिसाब से टारगेट किया जा रहा है, जो मैं बता ही रहा था आपको। रसिया यहाँ पे कह रहा है मैं पहली बार टेस्ट किया हूँ ICBM, तो यहाँ पे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नाइप्रो वाले एक जगह है, वहाँ पे ये ट्राई किया। कह रहा हम टेस्टिंग कर रहे थे। बताइए, रसिया जैसी कंट्री ये टेस्टिंग कर रहे हैं, और वो भी ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ICBM का ये पहचान है फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे रसिया है और कंट्री इसकी यूक्रेन है, तो यहाँ पे अगर ये टारगेट कर रहा है कोई लोकेशन यहाँ पे, तो अगर यहाँ से लॉन्च कर रहा है तो ये पहले ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आके इस लोकेशन पे वार करेगी। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन यहाँ पे अगर सिंपल मिसाइल की बात करें तो ये सीधे सीधे आती है और ऐसे ऊपर ऐसे ट्रेजेक्ट्री करती है, लेकिन ये पहले आसमान में जाएगी, बहुत हाई एटमॉस्फेयर में जाती है, उसके बाद नीचे आके वार करती है। इसीलिए इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जहाँ पे ये नाइप्रो जगह है वो कहाँ पे है? आपको क्या यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड में कि जगह कहाँ पे है? तो ये वही जगह है फ्रेंड्स, डी नाइप्रो, इसी एक नदी के किनारे। ये नाइपर रिवर है, NIPER। ये रिवर आके ब्लैक सी में मिल जाती है। ब्लैक सी या पजोब, कर्च स्ट्रेट, ये दोनों काफ़ी जुड़े हुए हैं। रसिया की बात करें तो रोमानिया, मोल्डोवा, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया, बेलारूस और रसिया इससे बॉर्डर टच करती है। ये वाला पार्ट की अगर बात करें तो ये प्रो रसियन है। ये वाले पार्ट की अगर बात करें तो ये प्रो यूरोपियन पीपुल है, जिसके कारण यूक्रेन बीच में फंसा हुआ है। अब US कहता है कि तुम हारो मत, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। यहाँ पे यही चीज़ें बोली जा रही हैं रसिया के लिए कि अगर रसिया यहाँ पे इस प्रकार से चीज़ें कर रहा है, सॉरी, इजराइल अगर यहाँ पे बमबारी करता है तो US कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं। इनके अरेस्ट वारंट निकालने से कुछ नहीं होता है। हालांकि इन्होंने कहा है कि ये अरेस्ट वारंट हमारे खिलाफ क्यों निकाल रहे हैं, हम अपनी कंट्री को बचा रहे हैं। तो ये इनका कहना है। आशा करते हैं जो भी डिटेलिंग यहाँ पे दिया, यूक्रेन, इजराइल, रसिया, ये सब चीज़ के बारे में आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने सोशल मीडिया फेसबुक पे जरूर से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।